Good morning, children. Welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. So बच्चे, आज हम पहुंच चुके हैं अपने lecture 3 of chapter 4, that is moving charge and magnetic effects, और you कह सकते हैं magnetic effects of current and magnetism. अभी हमने जो पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी पिछले इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे उस वक्त हम पढ़ चुके थे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ गिवन एज एफ ई इज इक्वल टू, अगर क्यू चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और इसमें कोई भी चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड करेगा. अगर ये नेगेटिव चार्ज है देन द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग वी हैव स्टडीड. उसके बाद हम ये पढ़ चुके थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज को रखते हैं, अगर दिस इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ देयर, तो यहाँ पर बोला गया था कि मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ तो स्टेशनरी है तब भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है. अब यहाँ बोला था जो मैग्नेटिक फील्ड में है तब क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, दैट वाज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस प्रोडक्ट बी. आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं. दिस वाज द फोर्स विच इट वाज एक्सपीरियंसिंग. और इसमें मैंने आपको, इसके बाद मैंने आपको रूल्स बताए थे. एक बताया था राइट हैंड थंब रूल, हैंड थंब रूल. ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप अपने राइट हैंड, आप अपना राइट हैंड दे लीजिए, राइट हैंड की उंगलियों को आप ऐसे कर्ल करते हैं और थंब को सीधा रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द कर्ल जो है वो बताता है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस वाज व्हाट, इफ दिस इज अ कंडक्टर है और इसके कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे आ रहा है, ऐसे मेरी उंगलियां कर्ल हो रही हैं, देखिए कैसे कर्ल हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है, तो ये डायरेक्शन है. तो यहाँ पर जो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट. इधर पे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते थे ऐसे डॉट के साथ, अंदर जाता था तो हम रिप्रेजेंट करते थे क्रॉस के साथ. ये चीज़ें थी, राइट. उसके अलावा जो है इसमें भी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप इस पे फोर्स को भी स्टडी जब हमने किया था तो उसमें भी हमने देखा कि अगर हम ले रहे हैं कि एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी v है, सो दिस इज सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर जिसमें वो चार्ज मूव कर रहा है. तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमारी उंगलियां v से b की तरफ अगर जा रही हैं तो दिस इज द डायरेक्शन वेयर द फोर्स विल बी, मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सपीरियंस होगा दिस विल बी इक्वल टू योर क्यू वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, दैट विल बी दिस थिंग. ये राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने ये किया कि अगर मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर को ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ऐसा हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया था और मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर ले लिया था और कहा था इसके थ्रू जो करंट है, I is the current which is flowing through this conductor, और ये थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो बना रहा था. तो इसमें जो हमने फॉर्मूला निकाला था that it is experiencing the force experienced by the current carrying conductor, that was given by the relation this force was equal to, यहीं से देख लो, ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा इसी के हिसाब से, इसकी जगह करंट आ गया तो करंट ऐसे तो आया नहीं, करंट इज़ व्हाट Q अपॉन T होता है. सो इफ़ यू सी दैट ये v है, v को वैसे इधर से नहीं निकाल सकते, वो तो हमने प्रॉपर डेरिवेशन की थी, लेकिन देखो यहाँ पर इट वाज l क्रॉस b था. इफ़ यू सी योर वेलोसिटीज वाज l बाई टी और q बाई टी हो गया, उसकी जगह आई. ये सिर्फ याद रखने के लिए आइडिया दे रही हूँ, ठीक है. सो दिस वाज द फोर्स. इसमें हमने दो रूल्स पढ़े थे. एक पढ़ा तो मैंने बताया था आपको फ्लेमिंग, ये जस्ट क्विक रिविजन हो रहा है, ठीक है. दिस इज अ रिविजन पार्ट ऑफ लास्ट टू लेक्चर्स. सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या, आप अपना लेफ्ट हैंड को ऐसे खोलिए, स्ट्रेच करिए, राइट. और इसमें आपको दिस इज योर दिस इज द फोर फिंगर, दिस इज सेंट्रल फिंगर. सेंट्रल फिंगर C से C
पे आप सी से ही करंट होता है, आप इसको ले लीजिए। 4 फिंगर एफ से होता है, इसको आप फील ले लीजिए। ये दिस इज थंब से हम फोर्स लगाते हैं, तो दिस इज द फोर्स, इस तरह से, ठीक है। ये डिसाइड करता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस। ये दिस इज चाहे आप राइट हैंड थंब रूल से भी एल क्रॉस बी की तरफ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसको कई बार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को विल से दैट डायरेक्शन ऑफ करंट की जगह डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज भी ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन लेना हो तो। सो जो डायरेक्शन आपके करंट की है वही डायरेक्शन आपके पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का होता है, बिकॉज द करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, वो ऑपोजिट होता है द चार्ज। सो दिस इज, आगे कई जगह मैं यूज़ करूँगी इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है बच्चे। सो हियर यू सी, इस तरह से आपने, दिस इज द डायरेक्शन, सेंड करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसे जा रहा है। अब आपकी उंगलियां ऐसे, आप अपने लेफ्ट, ये ध्यान रखना आप कौन सा हैंड यूज़ कर रहे हो। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब ये इस प्लेन में है, जो आपका कागज़ है उस इस कागज़ के प्लेन में है। इफ़ यू सी हियर, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर ही मेरा ये फील्ड है, इस तरह से जा रहा है, और इसके ऊपर ही मैंने ये कंडक्टर रखा है, इस कंडक्टर में करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या एक प्लेन में हुए। तो अब जब हम ये तीनों उंगलियां रखते हैं तो हम ये तीनों उंगलियां कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये जब ये कंपोनेंट इसका लेंगे हम, ये तो यहाँ जा रहा है। आप उंगली अगर आपकी ये फील्ड की तरफ है तो ये ऐसे, ठीक है। कंडक्टर चाहिए ऐसा, इधर को तिरछा है ना, हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही देख रही हूँ मैं। मेरी ये उंगली हो गई कौन सी वाली, कंडक्टर की। कंडक्टर कौन है तुम्हारा, ये दिस, ये पेज देखो ध्यान से, इसके ऊपर ये जो लाइनें मैंने खींची वो कौन है, फील्ड है। ये लाइनें हो गई आपकी फील्ड, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया कंडक्टर, ठीक है। अब ये कंडक्टर है, लेकिन मैं जब उंगलियां रख रही हूँ, रूल बताते हैं तो उस वक्त क्या बोलते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन में रखो इसको, और करंट को की डायरेक्शन में ये सेंट्रल फिंगर आनी चाहिए। अब आप अपनी लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड है ना, आपने भी अपना लेफ्ट हैंड की उंगलियां खोलनी है। अब आप ये रखा आपने फील्ड की तरफ, मेरी उंगली आ गई फील्ड की तरफ, 4 फिंगर, लेकिन मेरा करंट की तरफ तो नहीं आ रहा है ना। करंट तो कहाँ जा रहा है, इधर को है, लेकिन इसी प्लेन में। तो मैं थोड़ी सी उंगली और मोड़ रही, तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ को जा रहा है। तो ये जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो इस प्लेन पे के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ को, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन जो है ये इस तरह से होगी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस कागज के परपेंडिकुलर, यानी इस तरह से आएगी। ये समझ में आ रहा है, नीचे। अब आपको मैं नीचे कैसे दिखाऊं, अगर ये यहाँ से मैं करती, ये मेरी पेंसिल चली गई अब इसके अंदर। अब ये मेरा कंडक्टर था, तो यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो मेरा जो पेंसिल की जो निप है वो कहाँ गई, नीचे चली गई इस पेज के, उस डायरेक्शन में द फोर्स हैज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। ऐसा नहीं है कि अब बुक में डायग्राम ड्रॉ करते तो दिखाते हैं यहीं पे ये रहा फोर्स, इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज कंटेनिंग दिस कंडक्टर एल एंड दिस बी। अब ये जो है दिस इज नॉट, ये कंडक्टर जो है करंट एलिमेंट, क्योंकि आपको ध्यान होगा ओर्स्टेड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने वो एम्पियर स्विमिंग रूल लगाया था। उसने बताया था कि अगर ऐसे उसने करंट डाला, जब उसके साउथ से नॉर्थ की तरफ, मैंने एक वर्ड बताया था तुमको, स्नो, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो जो निडल है, निडल बेंड्स टूवर्ड्स दी वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब करंट को आप उल्टा कर देंगे तो वो कहाँ को जाएगी, ईस्ट को। तो यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इन द मैग्नेटिक फील्ड। तभी जब भी हम यहाँ पर करंट ए वेक्टर एलिमेंट लेंथ एल वेक्टर एलिमेंट लेते हैं, इट्स अ दिस इज अ लेंथ बट इट्स टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन इज करंट की डायरेक्शन में हम उसको लेते हैं, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड में रोल प्ले करता है। इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है बच्चे, आपको एक और रूल मैंने बताया था, राइट हैंड पाम रूल। ये तो बड़ा ही अच्छा था, वो कौन सा ऋतिक रोशन का डांस ऐसे वाला वो करता है, एक पल का जीना, उसमें उसने ऐसे ही हाथ रखना होता है। आपने भी क्या करना है, अपने हाथ ऐसे खोलने,
और ये जो उंगलियां हैं, दिस फिंगर्स, इन फिंगर्स को हमेशा आपने, ये मान लीजिए आपके ऋतिक रोशन का हाथ हो गया, ये फिंगर्स जो है ये फील्ड की तरफ होंगी, ठीक है। जो थंब है यहाँ पे आपने करंट की डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। तो ये जो पाम है ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, जिस भी डायरेक्शन में पाम होगा, पाम जो है वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है। तो अब कौन सा वाला हाथ है ये? राइट हैंड। मैंने इधर को बना दिया, राइट हैंड की उंगलियां तो ऐसे आनी थी ना। ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड, ये हो गया तुम्हारा थंब, और ये हो गया तुम्हारा पाम। क्या बताया? फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फील्ड को, ठीक है। थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को, या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कह लीजिए। और पाम किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। तो ये ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ यही दिखाना है। तो अब जब ये वाला केस था हमारा, जिसमें मैंने ये फील देखी, ऐसे जा रही है मेरी उंगलियां, मैंने मेरी उंगलियां कैसे रख दी हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है मैंने उसी डायरेक्शन में अपनी उंगलियां कर दी। ये मेरा थंब हो गया, थंब इसके परपेंडिकुलर, हम इसका वही कंपोनेंट लेते हैं जो 90 डिग्री पे ना। तो दिस इज थंब हो गया मेरा करंट की डायरेक्शन में। तो मेरा पाम का है, वो वाला गाना जब आप गाते हो वो ऐसे से आगे हाथ का, यू हैव टू सी डायरेक्शन ऑफ द पाम। तो डायरेक्शन ऑफ द पाम इज मेरा जो ये पेपर है इसके अंदर की तरफ को है। दैट मीन्स द फोर्स इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, एंड दैट इज, जिस प्लेन में ये आपका फील्ड और ये कंडक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरी पाम आ रही है। तो वो डायरेक्शन डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब जब ये आया था तो हम लोग ने जब डिराइव किया था ये रिलेशन, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं इसमें। वी हैड टू पॉसिबिलिटीज। ये दो पॉसिबिलिटीज थी हमारे फर्स्ट लेक्चर में, इफ यू रिमेंबर, दैट एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमारा आ गया था। तो अब ये बी एल साइन थीटा है, तो अब आई इज अ करंट, तो छोड़िए, बी और एल साइन थीटा है। बी जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एल जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी। अब कंफ्यूजन था, एल क्रॉस बी होगा कि बी क्रॉस एल होगा। तो इसके हिसाब से, राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से, या लेफ्ट, हमारी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ को होगी? अगर आप देखो, मैं इसको बोलूँ, मैं एल क्रॉस की बी की जगह मैं ले लूँ बी क्रॉस एल, तो बी क्रॉस एल लूंगी। तो अगर आप सिंपल भी देखो कि ये दिस इज बी और दिस इज एल, मैं बी से एल की तरफ, बी से एल की तरफ मेरी उंगलियां मुड़ रही है, बी से एल की तरफ। तो फोर्स का बी टू एल, इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन पाम रूल क्या बोल रहा है? द पाम रूल इज सेइंग इट इज एल टू बी। अब मेरी उंगलियां हो रही है एल टू बी, तो देखो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वही डायरेक्शन किसकी थी? पाम की, जब मैंने इसको ऐसे रखा था। एक बार फिर ध्यान से सुन लो, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। आपने जब डेरिवेशन यहाँ तक कर ली, आई बी एल साइन थीटा, देर आर टू पॉसिबिलिटी, इट कैन बी बी क्रॉस एल, इट कैन बी एल क्रॉस बी। तो दोनों में देखो, अगर हम इसको एल क्रॉस बी लेते हैं, एल क्रॉस बी लेने से राइट हैंड स्क्रू रूल है क्रॉस प्रोडक्ट का, आप एल से बी की तरफ करिए, एल से बी की तरफ उंगलियों को मोड़िए। मेरी उंगलियां देखो कहाँ से जा रही हैं? एल से बी की तरफ जा रही है। तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और नीचे की तरफ को इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको बी क्रॉस एल ले लूँ, तो बी क्रॉस एल में क्या होगा? मेरी उंगलियां बी से एल की तरफ जा रही हैं। देखो आप अपने अंगूठा लगा के देखिए, चाहे अपना डायग्राम ड्रॉ करिए अपने पेपर पे, और उसमें देखिए बी से एल की तरफ आप आपकी उंगलियां मुड़, तो फोर्स कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ को। जबकि राइट हैंड पाम के हिसाब से क्या होता है? जब आप इसको ऐसे रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हो, करंट आपका थंब की डायरेक्शन में है, तो पाम कहाँ है? आपकी हथेली कहाँ को है? नीचे जा रही है, तो फोर्स इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एल क्रॉस बी में भी अगर आप एल क्रॉस बी करते तो थंब नीचे जाता है, अगर आप बी क्रॉस एल करते तो थंब ऊपर जाता है। तो कौन सा वाला करेक्ट हुआ? एल क्रॉस बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब आते हैं हम मेन लेक्चर पे कि ये तो बेसिक रिविजन ही था पिछले 2 लेक्चर्स का, ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो ना रहे। अब पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल हमने करना है इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे हम पढ़ चुके हैं, और now this is the electric field. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। When a charge moves parallel और एंटी पैरेलल, पैरेलल है यानी चार्ज जो है आपका, दिस इज चार्ज Q, ये इधर को मूव कर रहा है, तो ये इस तरफ को मूव कर रहा है, यानी क्या हो गया? पैरेलल हो गया, ठीक है। अगर इस तरफ को मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा?
एंटी पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल का मतलब होता है दैट थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है दैट चार्ज जो है पैरेलल है टू बी वेक्टर, और एंटी पैरेलल की बात जब करते हैं देन चार्ज इज पैरेलल टू नेगेटिव बी वेक्टर। जिस तरफ को जिसकी वेलोसिटी जो है जिसकी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कह लेते हैं, वी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज जो है वो इस तरह से ले रहे हैं। बट चलो यहाँ तो रही बात आपका मोशन ऑफ वेलोसिटी बोलो चाहे मोशन वर्ड यूज कर लो, वन एंड द सेम थिंग। यहाँ तो वेलोसिटी का कोई लेना देना ही नहीं है। कोई भी एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स given as Fe, electric force is equal to Q into E. If Q जो है पॉजिटिव है, फोर्स जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, if Q is negative, Fe is opposite to the direction of field। ये तो सिंपल चीजें हैं ना। नाउ पैरेलल ले लेते हैं। Q moves in the direction of electric field and force experienced is also in the direction of field, right? So it will continue to move as it is moving along straight line। ठीक है, देन एंटी पैरेलल होगा। सो दैट Q एंटी पैरेलल की बात चल रही है तो दैट मीन्स Q इज मूविंग ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट, फोर्स कहाँ होगा वो तो इसी तरफ को होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इज इन डायरेक्शन ऑफ ई। सो यहाँ पे एक चीज दे सकते हैं हम, मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड Q गेट्स एक्सेलरेटेड। यहाँ एक्सेलरेशन होता है चार्ज का, यहाँ क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन होगा क्योंकि चार्ज इधर जा रहा है, डायरेक्शन हुआ है। सो एक्सपीरियंस्ड बाय इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई, सो चार्ज Q is experience retardation Q, charge Q is retarded कर देते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन देखा जाता है अगर एंटी पैरेलल होगा, बट वो बेसिकली they will move as they are moving because same direction ही है उनकी when the charge moves parallel or anti parallel। ये इतना important नहीं है। The main is when they move perpendicular, when charge particle moves in a uniform electric field, it moves in a perpendicular direction of the electric field। B part, this is important, when charge particle moves perpendicular to the magnetic field।
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या होगा। तो अब ये देखते हैं हम क्या होगा। अब ये आपका मान लीजिए एक प्लेट है, सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया है, नेक्स्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का। नाउ इट इज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो मान लीजिए ये आपकी एक प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ ये आपका हो गया, दिस इज द पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आपकी फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ आपका मान लीजिए ये अगर ये फील्ड नहीं होता तो एक चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह से जा रहा होता, Q, दिस इज से प्लस Q इज अ चार्ज जो कि यहाँ से मूव कर रहा है विद से वेलोसिटी v वेलोसिटी से ये यहाँ को मूव करता है। सो दिस इज, आई कैन से दैट ये x ले लेते हैं, ये डिस्टेंस जितना वो प्लेट्स की लेंथ है, ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब क्या होगा जब ये इधर को जा रहा है तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस चार्ज के ऊपर इसका फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। सो लेट E इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज पॉजिटिव चार्ज moving in a uniform electric field in y direction, positive charge moving in x direction, that is perpendicular to the electric field, electric field के perpendicular जा रहा है, ठीक है। और क्या है आपके पास, v जो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज है इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, कितना हो जाएगा, अभी बताया था शुरू में, दैट इज Q इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। सो देयरफॉर इट एक्सपीरियंस an acceleration along the direction of field, that is y direction, है ना। acceleration in y direction, कितना acceleration वो experience करेगा, the acceleration in y direction will be equal to force upon mass, force is how much, QE upon m, ये न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ये एक्सेलरेशन होगा। तो जैसे जैसे ये अपनी वेलोसिटी से यहाँ को जा रहा है, फोर्स वो ऊपर को फोर्स लग रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ को होगा, यानी ये बॉडी जो है थोड़ी थोड़ी जो ऊपर को भी आएगा, ये आगे तो जा ही रहा है अपनी वेलोसिटी से, लेकिन फोर्स उसको क्या कर रहा है, ऐसे धक्का मार रहा है। तो इस तरह का पाथ आएगा, ये थोड़ा 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 ऐसे जाएगा और यहाँ से फिर ये एकदम से निकल जाता है सीधा, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है तो इन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ये बाहर चला जाता है। तो ये x डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही रहा है, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस डिफ्लेक्ट हो गया, y डिस्टेंस ये अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुआ है, दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा। ये इस तरह का पाथ, अब हमें ये देखना है कि ये पाथ कैसा, क्या ये स्ट्रेट लाइन है या क्या किस तरह का है, ये हम देखेंगे अभी कि ये किस तरह का पाथ यहाँ पर अडॉप्ट करता है। इसके बाहर क्योंकि कोई फील्ड नहीं है तो ड्यू टू इनर्शिया वो स्ट्रेट जा रहा है, एंड अगर यहाँ पे अगर आपके पास कोई स्क्रीन है तो उसको सीधा जाके वो हिट कर देता है, दिस इज से स्क्रीन, ये स्ट्रेट है,
क्योंकि और किसके कारण, इन अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इट गोज स्ट्रेट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, इफ हियर वी सी द चार्ज अंडरगोज, एक इसका एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है इन टाइम टी. अगर लेट टी जो है टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द field, that is distance x in x direction, we see that due to electrostatic force, charge moves y distance in y direction in same time t. Therefore it is a case of two-dimensional मोशन. टू डायमेंशनल मोशन जो है ये का केस चल रहा है. एक्स डायरेक्शन में भी उसका मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी उसका मोशन हो रहा है. अब हम दोनों को लेकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आती है. ठीक है. सो अब आप क्या करेंगे, आप इसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, दोनों चीज़ें देख लें. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इसका जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी एक्स, है ना. एस इज इक्वल टू एस एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ एस वाई इज इक्वल टू वाई डिस्टेंस हो रहा है. देन अच्छा एक और चीज़, इट्स अ केस ऑफ इसमें कोई ग्रेविटी का रोल नहीं है. तो ग्रेविटेशनल फ्री मैंने शायद लिख भी दिया था स्टार्टिंग में, एव रिटन हियर ना. इट्स अ ग्रेविटी फ्री स्पेस. हम मान के चल रहे हैं कैसी है, इट्स अ in a gravity free space. Q is a positive charge moving in x direction perpendicular in gravity. नहीं तो इधर पे वो भी आ जाना था, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं. नहीं तो फिर तुमने बोलना था यहाँ पे तो फिर ग्रेविटेशनल पुल भी आ रहा है. तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं हम ले रहे हैं. अब ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की बात हो गई. अब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. ठीक है, वो तो चुपचाप यहाँ जा रहा था, यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा था. सो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वॉज ज़ीरो. यहाँ जो एक्सेलरेशन हो रहा था वाई डायरेक्शन में, दैट वॉज इक्वल टू हाउ मच हमने निकाला, क्यू ई अपॉन एम था. जो फोर्स की बात थी एक्स डायरेक्शन में, पहले एक्चुअली फोर्स ही लिखना चाहिए था. एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा था, जो कि हमने पहले बताया, दैट इज इक्वल टू दिस. Force experienced by charge due to electric field will be this, or which is in the direction of the field, that is y direction. So Fy was equal to how much, Q into E. Q into E. ये चीज़ें हमारी याद है. फिर आपको याद है हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल्स पढ़ते थे तो we used to use the displacement time relation. So standard equation of motion हम use करेंगे. Now using standard इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी वाली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये पढ़िए ना 11th क्लास में. इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एस एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी v, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी थी, 0. वहाँ तो कुछ नहीं था. चार्ज कहाँ को जा रहा था, ये चार्ज था ना आपका, तो चार्ज तो आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था. सो दिस इज एस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज एस एक्स इज एक्स, एक्स डायरेक्शन में v, टाइम उसने t लिया था, एक्सेलरेशन था नहीं, तो x इज इक्वल टू यू वी टी. सो यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू मिल गई x अपॉन v. ठीक है, और इसी टाइम में वो क्या जाता है, वाई उतने ही टाइम में, जितने टाइम में ये चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचता है, उतने टाइम में ये यहाँ से ऊपर धीरे धीरे फोर्स, जो फोर्स इस पर लग रहा था उसके कारण वो ऊपर को हो गया.
सो इन वाई डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन की, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी बच्चे? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट? सो अब आप डाल लीजिए वैल्यूज। एस वाई कितना है? वाई इज इक्वल टू यू वाई वॉज 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी? क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर। सो दिस वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू अपॉन एम ई टी स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू ले लीजिए। सो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर फ्रॉम 1 हमने डाल दी वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 क्यू ई अपॉन एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एंड दिस होल थिंग इज अ कॉन्स्टेंट। दिस इट्स अ कॉन्स्टेंट, q constant, e constant, mass constant, velocity constant है. So this whole term is a k into x square, where k is what? Your half qe upon mv square. This is a constant, and this y is equal to kx square is an equation of a parabola, which is equation of parabola. So whenever a charge is moving in a moving perpendicular, therefore whenever charge moves perpendicular to the electric field, it follows कैसा पाथ फॉलो करेगा? अ पैराबोलिक पाथ। तो आपका डायग्राम देखें, दिस वाज द पॉइंट ओ, ये आपका ओ डैश तक जो गया, दिस इज पैराबोलिक पाथ। ये कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ कौन सा वाला है? फ्रॉम ओ टू ओ डैश, ये पैराबोलिक पाथ जो है वो अडॉप्ट करेगा। एक बात ये आपकी हो गई। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें आप कि जो y की वैल्यू आपकी आ रही है, आपका फॉर्मूला क्या आया? y इज इक्वल टू दिस समथिंग इंटू एक्स स्क्वेयर इज देयर। सो इफ यू सी हियर, ये वाला फॉर्मूला अगर ध्यान से देखें आप, y इज इक्वल टू, इसमें एक टर्म हमारी स्पेसिफिक चार्ज q बाई एम जो होता है स्पेसिफिक चार्ज है, इस इक्वेशन को, ये मेन इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है। अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, दैट यहाँ मैं स्टार बना के लिख देती हूँ। इन इक्वेशन क्या है हमारी आई? y इज इक्वल टू हाफ, मैं q बाई एम अलग लिख रही हूँ, बाकी चीज़ें मैं वैसे ही लिख दे रही हूँ, ई एक्स स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर, है ना। सो इफ़ यू सी y और इसका रिलेशन, सो y इज इक्वल टू व्हाट? y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। y इज़ व्हाट? इसमें जो y टर्म है, y इज डिफ्लेक्शन, अपने रास्ते से हटा है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज फ्रॉम इट्स x डायरेक्शन मोशन टूवर्ड्स y डायरेक्शन, है ना। सो दिस y इज प्रोपोर्शनल टू q बाई एम, यानी दिस डिफ्लेक्शन जो है डायरेक्टली जिसका स्पेसिफिक q बाई एम, व्हाट इज q बाई एम? स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज के इसकी प्रोपोर्शनल है। अब दिस, अगर ये थीटा की बात करना चाहें हम, कि निकालना चाहते हैं कि थीटा कितना होगा, तो अब तो ये इस डायरेक्शन में अगर इसकी देखते हैं कि इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कुछ होगा, इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में भी कुछ होगा, जो भी वेलोसिटी उसकी वहाँ पर होगी। अभी थीटा एंगल मान लीजिए बना रहा है। इफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात कर ली जाए, दैट इज थीटा, राइट। सो थीटा, अगर इसको ड्रॉ करना चाहूँ इसी चीज़ को मैं यहाँ पर, तो कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? आई कैन से दैट ये हो गया जी आपका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये हो गया आपका
y डायरेक्शन में कंपोनेंट, और दिस इज द वेलोसिटी विद विच द चार्ज पार्टिकल यहाँ बाहर से निकल के आगे की तरफ को फ्लो करता है. दिस इज थीटा, इट इज मेकिंग एन एंगल. v वेलोसिटी से वो जाकर हिट कर देता है स्क्रीन के ऊपर. तो दिस इज व्हाट tan थीटा की वैल्यू निकालनी. तो हम कैसे निकालते हैं? tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं. तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है? दिस इज वी वाई. हम हमेशा इसको लिख लेंगे वी वाई अपॉन वी एक्स. अब वी वाई हमें वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. सो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? दैट इज वी थी. वी एक्स इज इक्वल टू वी. अब वेलोसिटी इन एक्स इसमें निकालनी है. अच्छा, अब ये कहाँ से निकाल रहे हो? अब ये चीज़ें भी आपने अगर यहाँ कैलकुलेट करनी है, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकालनी, तो हम कौन सी इक्वेशंस लेते हैं? विल से दैट एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन. ठीक है, दोनों डायरेक्शन में ले लेते हैं. डायरेक्ट नहीं लिखती हूँ मैं. फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है? Vx will be equal to ux u plus axt. यही फॉर्मूला लगेगा. सो Vx will be equal to ux. इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या थी? v थी, प्लस एक्सेलरेशन तो था ही नहीं. तो दिस Vx इज इक्वल टू v. डायरेक्ट मैंने वो v ली. y डायरेक्शन की वैल्यू आनी थी, तो आप क्या लिखते हैं इसको? Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी. अब Vy की वैल्यू कितनी होनी थी? इनिशियली तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, ये ज़ीरो हो जाना था. v इज इक्वल प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वो हम निकाल चुके हैं, क्यू ई अपॉन एम. और t की वैल्यू कितनी आई थी? x अपॉन v, है ना. तो ये इधर से उठा के मैंने ये वाली वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये डाल दी, टाइम की वैल्यू मैंने ये डाल दी. तो क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम इंटू t की वैल्यू क्या है? x अपॉन v, x अपॉन v. तो वी वाई की वैल्यू जो है आपकी आ गई क्यू ई एक्स अपॉन एम वी. ठीक है, तो ये उठा के हम यहाँ डाल देते हैं, क्यू ई एक्स अपॉन एम वी. तो आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? दिस विल बी योर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q बाई एम ई एक्स अपॉन एम वी. सॉरी, m तो हम यहाँ लिख चुके हैं, v स्क्वायर, है ना, q बाई एम. यानी थीटा भी प्रोपोर्शनल है q बाई एम के. यानी डिफ्लेक्शन, अगर आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करें या डिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफ्लेक्शन कहें चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलें, वो भी प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक चार्ज की. तो इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आपको आगे मैं दूंगी न्यूमेरिकल्स में, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि किसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, मतलब या डिफ्लेक्शन किसकी ज़्यादा हो रही है. आप उसके मास और चार्ज से वैल्यू को पता लगा सकते हैं, या फिगर में देखें कि किसकी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है, तो आप कहोगे कि इसका स्पेसिफिक चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा. तो दिस इज़ व्हाट यू हैव. ये बात हुई कहाँ पे? जब ये कौन सा वाला पॉइंट है? दिस इज ओ डैश पॉइंट, है ना. यहाँ जब पहुँचा है वो, तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी से चला था, यहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी v है. वी डोंट नो, अगर v डैश मान लीजिए, इसको ऐसे v डैश लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भी v ले रहे हैं. तो यहाँ पे मैं इसको v डैश मान लेती हूँ, तो ये फिर v x डैश v y डैश हो जाएगा, सब डैश डैश आ जाएगा और कुछ नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर v x डैश विल बी v y डैश 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 लग गया और कुछ नहीं. ओके, अगर नहीं भी करते ये विला है, क्योंकि ये भी v वो भी v नहीं ले सकती ना. ये इनिशियल वेलोसिटी को v लिया था, यहाँ पर पहुँच के उसकी वेलोसिटी जो है, यहाँ कितनी वेलोसिटी है इसकी? v डैश वेलोसिटी से ये बाहर को निकला. तो इसके कंपोनेंट्स हमने ले लिए थे v x डैश एंड v y डैश, वो कंपोनेंट्स आने. तो फाइनली फॉर्मूला तो ये इनिशियल, इसका क्या कंपोनेंट उन छोड़ो, लास्ट में बचा कौन? द इनिशियल वेलोसिटी विद विच इट हैज़ एंटर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी के ऊपर बचा हुआ है वो, बाकी चीज़ें तो है नहीं. तो ये यहाँ पर हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो भी स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो अब इस वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज़ें हमने देख ली कि कैसा पाथ अडॉप्ट करता है, पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करता है, ये भी स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, ये भी स्पेसिफिक चार्ज. जितना ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसकी एक्स डायरेक्शन से डेविएशन हो जाएगी.
जितना ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बनाएगा। और दूसरी बात, अगर वो एक ही डायरेक्ट पैरेलल चल रहा है, अगर ये पैरेलल चलेगा तो वो एक्सेलरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, अगर एंटी पैरेलल चल रहा है तो वो रिटार्डेड होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम बच्चे न्यूमेरिकल पार्ट में। ये न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स तो पिछले चैप्टर से रिलेटेड होंगे, उनको भी हमने देखना है पहले। ठीक है, अब लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज। जब तक फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं आते तब तक फिजिक्स कंप्लीट नहीं होती। पहले मैं पुराने वाले न्यूमेरिकल्स देख लेती हूँ जो कि पिछले सेकेंड लेक्चर में छूट गए थे हमसे। अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड मास 50 मिलीग्राम। ये जो है आपका एक वायर है जो कि 20 सेंटीमीटर है, मास उसका 50 मिलीग्राम, लाई इन अ डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो आपका पहले तो डायरेक्शन बनाना आपको आना चाहिए। एक मिनट, मैं ना हमेशा जगह ठीक से मैडम छोड़ती नहीं है, फिर बाद में डिवाइड करती रहती है। दिस इज, ये आपका हो गया बच्चे नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। ठीक है, इसके ऊपर ये 20 सेंटीमीटर की ये हो गई आपकी तार। ठीक है, दिस इज द वायर, 20 सेंटीमीटर की है और किस में है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसके ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस साइट इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये 60 डी है तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री। ये तो आपका करंट एलिमेंट है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, और बी की वैल्यू भी दे दी है आपको कि एल इज गिवन 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है। बी कितना दिया है बच्चे, 8 × 10⁻³ टेस्ला। टेस्ला तो इसकी एसआई यूनिट हो गई, तो इसको भी 20 सेंटीमीटर को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर कर दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.2 मीटर। ये कन्वर्जन हो गया टेस्ला। ठीक है, व्हाट इज द करंट विल बी पास थ्रू द वायर सो दैट इट मे फ्लोट। अच्छा, इसका मास भी दिया हुआ है, मास इज गिवन 50 मिलीग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 50 मिलीग्राम है, इसको एसआई सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है तो यू विल कन्वर्ट इनटू केजी। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, it is given how much, this is 50 milligram is given, right? 50 milligram आपको दिया है। so this will be equal to 50 divided by कितना हो जाएगा, 1 kg is equal to how much, 1000 grams. 1 gram is equal to 1000 milligram. So this will be how much, कितने मिलीग्राम है, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ kg. So it will be 50 into 10⁻⁻⁻6 kg, right? ये आपको हो गया मास। अब ये आपसे करंट पूछ रहे हैं, दे आर सेइंग व्हाट इज द करंट, आई की वैल्यू बताइए। सदर वायर में बी फ्लोटिंग इन एयर, तो फ्लोट करेगा तो कब वो फ्लोट करेगा, तो ये उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स फोर्स इसके ऊपर जो एक्ट कर रहा है, इस ऊपर की तरफ को फोर्स एक्ट कर रहा है, द वेट इसका नीचे की तरफ है, दोनों बैलेंस हो जाए। सो दिस वायर विल फ्लोट if upward force acting on it is balanced by its weight in downward direction.
यही होगा। थीटा इसमें कितना है 30 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव। सो दैट इज द अपवर्ड फोर्स कितना होता है हमने पढ़ा था, दैट वाज F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, है ना, L क्रॉस B ILB साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ILB साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ये फॉर्मूला, तभी वो फ्लोट करेगी। सो ILB, अब I आपको निकालना है तो I को अकेला छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा mg अपॉन LB साइन थीटा। सारी वैल्यूज़ हैं इसमें, जो जो वैल्यूज़ हैं आप उनको डाल दीजिए। अब मैं इसकी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻⁶। जी की वैल्यू, चलो कैलकुलेशन इजी करने के लिए जी ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी निकली थी हमारी 0.2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ था 8 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री। अब आप ये वैल्यूज़ डाल दीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 इंटू ये 10⁻⁻⁶ है, इसमें 10 है 2 10 आ गए ना, 10⁻⁶ प्लस 2 कर देते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो क्या आ रहा है, दिस इज 2/10 लिख देती हूँ मैं इसको पहले, इंटू 8 इंटू 10⁻³ इंटू साइन 30 इज 1/2, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 10⁻⁻⁴, नीचे जो है 8 इंटू 10⁻, इन 0 नीचे, ये ऊपर -3 + 1 -2, फिर ये -2 ऊपर जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 5/8 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 2, है ना, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी दिस इज 10⁻1 है, ऊपर जाएगा, दिस इज -4, तो ये तो कट जाएगा, ये ख़त्म, 5/8, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच 8 58 8 6 48, पॉइंट लगा के 8 6 48, 49 50 20 सो दिस इज 0.62 एम्पियर्स, इतना करंट आ जाए। ये कैलकुलेट, ये वैल्यू चेक कर लेना, ठीक है, 5/8 एम्पियर्स, दिस इज व्हाट वी। अब एक स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड मास 100 ग्राम्स कैरीज अ 2 एम्पियर करंट। अब ये 2 एम्पियर करंट कैरी कर रही है, अगेन वैसा सा इक्वेशन है ये। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या है, इसको मैं सिर्फ समझा दूंगी, आप अपने आप कैलकुलेशंस कर लेना। हैंगिंग इन एयर, हवा में लटक रही है, करंट कैरिंग, जब भी ऐसे करंट कैरिंग है ना तो फॉर्मूला तो आपका यही लगना है, स्ट्रेट वायर है 2 मीटर की है आपकी, और मास भी दिया हुआ है 100 ग्राम्स, and you have to calculate this wire is hanging in air horizontal position due to uniform magnet, calculate the magnetic field, आपको magnetic field जो है वो calculate करना है, ठीक है, so you have to calculate the magnetic field. So what all things they have given is, पहले तो वो लिख लेते हैं हम, हमें दिया क्या क्या चीज़ें हैं। तो वायर हैंगिंग इन एयर इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो वो कब हैंग करेगी, सबसे पहली बात तो चलो जो चीज़ें पहले आपको दी हैं हम पहले वही लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। सो जैसे ये आपकी तार हो गई, दिस इज़ अ वायर, ये आपकी वायर है, ये हैंग करेगी अगर इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा और फोर्स जो उसके ऊपर लगेगा वो ऊपर की तरफ को होगा। इसके थ्रू क्या करंट जा रहा है, करंट कैरिंग करना है, स्ट्रेट वायर में आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। सो इसकी लेंथ आपको दी हुई है, L इज़ गिवन 2 मीटर्स, आपको मास दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाय आप इसको 1000 से कर दोगे तो ये केजी में बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1 kg हो गया।
ठीक है। जी की वैल्यू, क्योंकि वज़न जी इज़ इक्वल टू से 9.8 है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो मीटर्स में ही दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। आई आपको करंट दिया हुआ है, 2 एम्पियर करंट इसके थ्रू जा रहा है, और आपसे बी की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए बोला है। सो व्हाट यू विल हैव इज वायर हैंग्स in air when force on wire in upward direction is equal to weight of wire, यही होगा ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट करेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव। सो अब ये आपका इधर को है करंट, आपको बी निकालना है, इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये भी ऐसी स्ट्रेट वायर ऑफ दिस कैरिंग करंट, दिस द वायर इज हैंगिंग इन एयर इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज, आई विल राइट दिस एज इक्वल टू वायर की फोर्स एक्टिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है, that will be equal to how much, ILB sin 90 डिग्री पे लेंथ इसके मैग्नेटिक फील्ड है, वेट ऑफ द वायर इज mg, सो ILB इज इक्वल टू mg, सो b इज इक्वल टू mg अपॉन I इंटू एल। अब आप ये वैल्यूज डाल दीजिए, आपकी आंसर मैं बता देती हूँ कि द आंसर शुड कम आउट टू बी, सारे कन्वर्जन्स यहाँ किए हुए, आपको आंसर इधर पे आ जाना चाहिए। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, 0.245 टेस्ला, दिस इज द आंसर। अब आया जो हमने आज लेक्चर पढ़ा, ये तो 2 पहले पुराने थे न्यूमेरिकल्स, अब आ जाते हैं इस पे। अब ये देखिए डायग्राम है, यहाँ पर आपका ये जो है ये था डायरेक्शन, ऐसे सीधा निकलना था ना। आपके पास चार्जेस हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो चार्जेस ने ऐसे सीधे निकल जाना था। Q1 Q2 3 चार्जेस are मूविंग एट 90 डिग्री टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। टेबल में क्या दिया हुआ है, चार्जेस दिए हैं, टाइप ऑफ चार्जेस कैसे हैं। तो आप देखिए ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये Q1 और Q2 उस तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स Q1 और Q2 कैसे हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तभी ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है। और दूसरा ये Q3 जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुआ, तो यानी ये कैसा है, नेगेटिव है। चार्ज डिफ्लेक्टेड मोस्ट, सबसे ज़्यादा अपने रास्ते से कौन भटका है, Q3। चार्ज हैविंग मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज किसका होगा, स्पेसिफिक चार्ज किसका ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ होगा। यू विल से दैट चार्ज हैविंग एज deflection y is proportional to specific charge, therefore Q3 has maximum specific charge। clear हो गया, this is what we have। then you have one more question, electric field, the two plates of cathode ray oscillator is this। ये भी काफ़ी कैलकुलेशंस हैं इसमें, मैं समझा दूंगी कैलकुलेशंस, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग खुद करें। दिस इज़ व्हाट वी हैव, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ कैथोड रे ऑसिलेटर इज दिस मच, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है 1.2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। If an electron of energy 2000 electron volt enter at the right angle to the field, आपको kinetic energy भी दी है 2000 electron volt, that means this is equal to 1 electron volt कितना होता है, तो this is 2000 into electron volt,
दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, तो दैट इज़ 1.6, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 10 रेज टू द पावर -19 जूल, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. लेंथ एंटर, व्हाट विल बी इट्स डिफ्लेक्शन इफ द लेंथ ऑफ द प्लेट इज 7. लेंथ कितनी दी हुई है, L, लेंथ ऑफ द प्लेट दैट इज x, प्लेट ऐसी है ना, ये x डिस्टेंस होता था, दिस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. 1.5 सेंटीमीटर मीन्स 1.5 डिवाइडेड बाय 100, सो दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स. कन्वर्जन भी हम साथ के साथ कर रहे हैं. चार्ज है Q इज इक्वल टू E, जो कि वैल्यू हमें पता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम. अब आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन, y जो है दिस इज दे हैव आस्क्ड यू, आपने फॉर्मूला किया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ Q अपॉन M E x स्क्वेयर अपॉन V स्क्वेयर, दिस इज व्हाट वी हैव. अब इसमें दिस इज व्हाट वी हैव, V स्क्वेयर. एनर्जी की जगह क्या दे दिया, काइनेटिक एनर्जी उठा के दे दिया, तो कुछ नहीं करना है, दिस इज mv स्क्वेयर, तो हमारे फॉर्मूला में था ही, तो इसको आप वैसे ही रहने दो. पहले ही फॉर्मूला को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, QE x स्क्वेयर है, नीचे क्या था ये mv स्क्वेयर, इसको क्या करना था, हाफ से ही मल्टीप्लाई करना था, तो मैं ऐसा अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकती, बट मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगी तो हाफ, ये 2 से डिवाइड किया 2 से ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसकी जगह क्या फॉर्मूला आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा. हाँ, और ये जो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये कितना हो जाएगा, ये इस वाले 2 के साथ 1/4 कर देगा इंटू QE x स्क्वेयर अपॉन द काइनेटिक एनर्जी. आ गया. अब तो फॉर्मूला डाल दीजिए, अब ये मेन आ गया. ये इसमें घबराना नहीं होता है, कभी भी जैसे देंगे कि इतना काइनेटिक एनर्जी है, तो वो उसको सिर्फ फॉर्मूला को चेंज करना है अपने पास. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 इंटू ई की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5. एक्स की वैल्यू आपकी कितनी थी, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, होल थिंग डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी वॉज देयर, it was 2000 into 1.6 into 10 raised to the power -19 वैल्यू थी. अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो जो चीज़ें कटती हैं आप उनको काटते जाइए, और कुछ नहीं है. इधर देखो 1.6, ये तो वैसे ही कट जाना है इसने. फिर दिस इज इक्वल टू व्हाट, आपका आया 1.2 इंटू, अच्छा ये x स्क्वेयर है, इसका स्क्वायर भी होना है, सो 1.2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, और क्या है ये 10 रेज टू द पावर 5 भी था इसका वाला, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपका, इट इज़ 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 3. अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, 1.2 इंटू 1.5 into 1.5 divided by 8 into 10 raised to the power कितना है, -4 + 5 - 3, ठीक है, कितना हो गया, -7 + 5 - 2 into 10 raised to the power -2. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 = 8, 4.3. So this is your 0.3 into 1.5 into 1.5 divided by 2. This will be 1.5 into 1.5 into 1.5 into 10 raised to the power -2. So this will be 15 का क्यूब into, सबके नीचे 10 10 10 आएगा, तो 10 raised to the power -3 into 10 raised to the power, ये कितना हो जाएगा, -2. सॉरी, दिस इज नॉट 15, दिस इज 0.15 ना, 0.15, तो ये -4 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 15 का क्यूब, या आप अपने आप करिए, इंटू 10 रेज टू द पावर
6, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी आपने कैलकुलेट करके लिखनी है, ठीक है। सो -6 मीटर्स के फॉर्म में, बाद में थोड़े कन्वर्शन कर इतना इसकी वैल्यू निकाल देना, ठीक है। ज़्यादा जो आगे तक नहीं भी करेंगे, यहाँ तक भी करते हैं तो मार्क्स आपको मिलेंगे। देन कम क्वेश्चन 5, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड with a velocity 10 raised to the power 5 meter at right angle to the magnitude of the electric field. आपको यहाँ पे electron is projected with a velocity इतना, velocity is given how much? velocity दी है आपको 10 raised to the power 5 meter per second एट राइट एंगल, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे इसको दिया है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन था, सब मिस्टेक। अभी तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड कराया नहीं आपको, ये भी पुराने इसमें से। तो नहीं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल, डिस्क्राइब, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। नो नो नो, दिस इज नेक्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन है ये। आई विल लीव दिस। 2 mega electron volt is moving perpendicular to uniform magnetic Tesla. Find the magnetic force on the proton. This is also next. We'll do in the next. ये गलती से आ गया क्वेश्चन. This question is, I'll write this as 5th question and this as 6th. Mix हो गया थोड़े से न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में वो लेंगे हम। This is what we have. Find the minimum velocity such that charge q crosses the length L. अब आपसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है कि आपको दिया हुआ है ये 2 प्लेटें हैं और इस पे ये चार्ज जा रहा था। आपसे बोला है कि आप इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करिए कि ये इधर से चार्ज जो है निकल जाता है इसमें से। द चार्ज क्रॉसेस दिस फील्ड, इस फील्ड को जो है वो क्रॉस आउट कर लेता है। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से चार्ज क्यू को, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी सच द चार्ज क्यू क्रॉसेस द लेंथ, ये इसको लेंथ को क्रॉस कर लेता है। तो इसके इधर पे भी हम क्या बोलेंगे, कैसा मोशन आ रहा है? दिस इज, वी विल ब्रेक द मोशन इन 2 डायरेक्शन, है ना। एक हो जाएगा आपका एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो आप ये देखिए, इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है? v0। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन देखते हैं तो वो 0 था। फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, फोर्स इन वाई डायरेक्शन लग रहा है क्योंकि फील्ड है, फील्ड इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है तो फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज क्यू इंटू ई, ये लग रहा है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इसका होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? क्यू ई अपॉन एम। अब डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन इज एल, लेंथ दी हुई है, इतना उसको क्रॉस करना है। और डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन कितना वो कर रहा है? d/2। इधर पे जो टाइम t एक्स डायरेक्शन के लिए अगर t टाइम लग रहा है तो t ही टाइम वाई डायरेक्शन के लिए भी लग रहा है, ठीक है। सेम, t इज सेम इन बोथ द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। अब कैसे निकालें? तो t की वैल्यू, हमको तो वेलोसिटी निकालने को बोला, हमें कहा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी कि ये पूरा क्रॉस कर जाए। तो पहले इन टाइम t, डिस्टेंस in x direction sx is equal to L and in y direction sy is equal to d/2। तो अब इसमें तो हमें अगर पता है तो हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग y डायरेक्शन मोशन। अगर इस मोशन को देख लें तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होता है। एस वाई दिया हुआ है d/2, यू वाई हमारा 0 था, टी हमें पता नहीं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना था वाई डायरेक्शन में?
क्यू ई अपॉन एम, टाइम कितना है टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो गया, अब ये तो कर रहा है 2 से 2 कट गया, सो दिस इज व्हाट यू हैव, टी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, सो टी इज इक्वल टू एम डी अपॉन क्यू ई अंडर रूट, ये टी की वैल्यू आ गई. सो नाउ इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस एस एक्स जो है, एस एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. सो एस एक्स इज कितना चाहिए हमें, एक्स डिस्टेंस, एल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाए. यू एक्स कितना था, दैट वॉज वी ज़ीरो. टी की वैल्यू कितनी आई हमारी, अंडर रूट एम डी अपॉन क्यू ई प्लस ये तो ज़ीरो टर्म ख़त्म हो गया. सो दिस इज इक्वल टू वॉट, वी ज़ीरो ही पूछा हुआ है तुमसे. सो वी ज़ीरो विल बी इक्वल टू वॉट, एल इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू ई अपॉन एम डी. इतनी वेलोसिटी से उसको मूव करना पड़ेगा तब वो बाहर निकल जाएगा. ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इससे पहले जो हमने 4 की है वो हिमाचल HP गवर्नमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव. अब यहाँ पे फिर बोला कि यहाँ से ये प्लेट से इसको फेंका, ये दोनों प्लेट्स हैं, यहाँ मैग्नेट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ देयर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब यहाँ पे एंगल पे फेंक दिया, तो देखो ये थोड़ा प्रोजेक्टाइल वाला है. फाइंड द वैल्यू ऑफ यू आपको निकालना है, कितनी वेलोसिटी से आपको इसको फेंके कि जस्ट टचेस द अपर प्लेट. जस्ट टचेस द अपर प्लेट मीन्स ये इधर से करके फिर इस तरह, तो ये इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. जैसे वो प्रोजेक्टाइल में कहते थे ना, इधर से इतने एंगल पे फेंका, तो 37 डिग्री पे इसको फेंका कि ये इसको जस्ट क्रॉस कर जाए, आपको वो निकालना है. ठीक है, सो इट्स अ केस ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, यहाँ से जस्ट टचेस की बात करता है वो. सो दैट मीन्स दिस, ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट. सो इट इज अ केस ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, जैसे 37 डिग्री पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अलग चीज़ है. सो एज चार्ज जस्ट टचेस अपर प्लेट, कई बार बोलते जस्ट मूव स्लाइड अवे फ्रॉम इट, यहाँ से जस्ट छूते छूते दूर हो जाता है अपर प्लेट. सो distance between plates is the maximum height to which charge goes. और H maximum का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे 11th क्लास में, that was u square साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. g क्या था, ग्रेविटेशनल. यहाँ पे ग्रेविटेशनल नहीं है, ग्रेविटी फ्री है. ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्टेट है. तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, दैट इज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे, यहाँ पे g इज़ नॉट ग्रेविटेशनल, इट इज़ g इफेक्टिव. g इफेक्टिव क्या है, इट्स एन एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ये एक्ट कर रहा है. तो दिस इज व्हाट वी हैव. ठीक है, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज फोर्स अपॉन मास. फोर्स कितना हो जाएगा QE, मास कितना हो जाएगा M. दिस इज व्हाट वी हैव. अब आपसे पूछा हुआ है डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अब आप ये फॉर्मूला में डाल दीजिए. H मैक्सिमम की जगह क्या डाल दोगे आप, D. यू स्क्वायर, आप यू स्क्वायर रहने दीजिए. साइन कितना है 37 डिग्री दिया है, आप लिख लीजिए साइन 37 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर आपका है नीचे 2. जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, QE अपॉन M. दिस इज़ व्हाट यू हैव.
अब इसमें देखो 37 वाला याद है, मैंने हमेशा बताया कि एक ट्रायंगल याद रखना, इसको बोलते हैं मैजिकल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं मैजिकल ट्रायंगल। अगर ये 37 डिग्री है, या तो 37 होता है या 53, 37 है, 37 छोटा है तो इसके सामने वाला 3 होगा, इसके नीचे वाला 4 होगा और ये 5। दूसरा कौन सा बताया था, अगर 37 की जगह एक और एंगल ले लेते हैं ये लोग 57, अगर ये 57 ले लेते हैं तो ये होगा 4, ये होगा 3, ये होगा 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। साइन 37 है, 37 होता है परपेंडिक, साइन की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ सीधा ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3/5, 3/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्यू ई अपॉन एम। इसको आप कर लीजिए सॉल्व, यू को अकेला छोड़ देना है तो यू स्क्वायर को अकेला छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें वहाँ भेज दो। दिस इज़ 2d क्यू ई अपॉन एम, यू स्क्वायर के साथ ये था 3/5, यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। अब जो चीज़ें कटती हैं वो देख लीजिए, अब ये u को छोड़ना है तो अंडर रूट हो जाएगा सारा, 2d क्यू ई अपॉन एम इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, दिस इज़ 5/3 2qde अपॉन m। ओके, विद दिस द लेक्चर इज़ ओवर। इन सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए ताकि आपको याद रहे, और वीडियो लाइक करना भूलें नहीं, एंड comment if you have any doubt in comment section.